ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी क्लास जो है जनरल साइंस एबिलिटी की है। जनरल साइंस को अगर आप देखें तो सिर्फ सीएसएस में ये 60 मार्क्स का आता है। पीएमएस की मार्किंग अलग होती है, सीसी की मार्किंग अलग है, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। इसको तैयार करने का सबसे तरीका अच्छा ये होता है, आप इसको हेडिंग वाइज तोड़ लें। जैसे ये लिखा हुआ है फिजिकल साइंस, फिर बायोलॉजिकल साइंस। आप अपना टारगेट बनाएं कि मैंने पहले फिजिकल साइंस करना है। दिस इज हाउ यू टारगेट थिंग्स। अब जब मेरे पास सिर्फ ये है, अब मैं देखूंगा कि अच्छा इसमें से भी मुझे क्या करना है। मुझे बेटा 100% कोई चीज नहीं करनी। ये जो कहते हैं ना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है बहुत मुश्किल होता है, वो इस वजह से मुश्किल होता है कि आप हर कुछ करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें पहला जो सब हेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर, ये कह रहा है यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम एंड यूनिट्स। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें से हम देखेंगे कि एग्जामिनर ने कौन कौन से एरियाज को टच किया है। बेटा लाइट ईयर से कोई सवाल नहीं आता, सन से कोई सवाल नहीं आता, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कोई सवाल नहीं आता, और गैलेक्सी से भी कोई सवाल नहीं आता। सिर्फ वो क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि यूनिवर्स जो है वजूद में कैसे आई, बिग बैंग थ्योरी क्या है। फिर सोलर सिस्टम का पूछता है कितने प्लैनेट्स हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। फिर अर्थ से रिलेटेड क्या पूछता है कि जी अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये दो तीन टॉपिक है। फिर जब हम प्रोसेस ऑफ नेचर में जा रहे हैं, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये भी पढ़ना है। वेदर और क्लाइमेट का फर्क, ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। ये आता है पेपर में। ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें ग्लोबल वार्मिंग पढ़ोगे तो प्रोसेस ऑफ नेचर बड़ा जरूरी हो जाएगा। फिर आपके पास नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर, अर्थक्वेक, ये जो पूरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर में आता है। एनर्जी रिसोर्सेज में से एक ही सवाल आता है, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से केमिकल बॉन्डिंग बहुत टाइम बाद आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी आया नहीं। लेकिन इसमें जाहिर है दो टॉपिक है, इन दोनों का ओवरव्यू ले लिया जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर ये सारी टर्म्स हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो हम इस तरीके से इसके सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बुक उठाई या मेरे नोट्स उठाए, आपने बोला कि भाई सर वो यूनिवर्स नहीं मिल रहा। भाई यूनिवर्स है उसमें, यूनिवर्स एक टॉपिक है, सवाल अलग आता है। इसी तरीके से रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या है, ये टॉपिक है। पेपर में वो ये थोड़ी पूछेगा कि तूबा बेटा ये बताइए रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। वो ये पूछेगा कि वेदर चेंजेस जो आते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करें। बात समझ में आती है। टॉपिक इज डिफरेंट, टॉपिक में से सवाल बनता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे सवाल वो बोलेगा कि सुनामी आता है। अब सुनामी के से रिलेटेड क्या सवाल बनता है, कॉजेस, इम्पैक्ट्स, रिकमेंडेशंस, दुनिया में इससे पहले कौन सा सुनामी आया, लेटेस्ट कौन सा आया, सबसे ज्यादा तबाही किसने की। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, सवाल नहीं है ये। बात क्लियर हो रही है। जी, चैट पे लिख के बता दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, गुड। अब इसमें से जो हम टॉपिक्स आज करने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले
जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि जलजले। जलजले क्यों आते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता हो। बेटा कोई भी आप टॉपिक करें तो आपको डेफिनेशन पता हो। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, earthquake is a sudden release of energy in the form of waves that create vibrations in the earth crust as a result of abrupt movement of tectonic plates। ये इसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, डेफिनेशन आप गूगल से भी लेके लिख सकते हो, 9 मैट्रिक की साइंस की बुक से भी ले सकते हो, 5 क्लास की बुक से भी ले सकते हो। इसमें कोई कैद नहीं है। जर्नल साइंस एबिलिटी के पेपर में तुम 5 क्लास की साइंस की बुक ले लो, बीए की साइंस की बुक ले लो, या मियां शफीक की बुक लेके सॉल्व करो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, जितना आसान हो अपने लिए उतनी आसानी करो। तो पहले उन्होंने बताया कि भाई अर्थक्वेक होता क्या है। ठीक है, फिर आप कॉजेस पे आओगे कि अर्थक्वेक होता क्यों है। सही, 2 हेडिंग्स बन गई आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है टाइप्स। मैंने जो जीएसए की पहली क्लास ली थी उसमें आप बताओगे कि टाइप्स क्या है, कितनी टाइप्स के अर्थक्वेक होते हैं, इनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और एग्जाम्पल्स। सही जी। ये आपके पास क्या लिख दिया मैंने, एक सवाल का लेआउट। अच्छा, अर्थक्वेक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। सही है जी, टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी हिलती हैं, एनर्जी आती है, और अर्थ जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। इसी डेफिनेशन है। फिर तुम कॉजेस के बारे में बात करोगे, क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं। ये जो आप अर्थ पे हेवी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो, पहाड़ काट रहे हो, धमाके कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, और फिर वो अर्थक्वेक लेकर आता है। अर्थक्वेक की टाइप्स भी होती हैं, जैसे एक होता है शैलो, फिर आता है इंटरमीडिएट, और फिर आता है डीप। शैलो वो होता है जो भाई हल्का जलजला आया, वंस इन अ वाइल, रेक्टर स्केल पे शिद्दत 1.6 टू 2.3, और आपको सिर्फ फील होता है कि जलजला आया है। दिस इज शैलो। फिर आता है इंटरमीडिएट, जो कि तकरीबन आपका हिट करेगा 4.5, यानी फील होता है। और फिर आते हैं डीप, ये जो रिसेंट जो जलजला है जिसमें तबाही होती है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, उसको हम कहते हैं डीप अर्थक्वेक। ठीक है। अच्छा, अभी आप कह रहे होगे सर हम लिखें या क्या करें। ये सब नोट्स प्रॉपरली बने हुए मिलेंगे आपको। अभी जस्ट आपने की पॉइंट लिखने हैं। सही है। अच्छा, इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। एक होता है रिचर स्केल। तो रिचर स्केल पे जलजले की शिद्दत नापी जाती है, और इसमें जो है 0 से लेके 10 तक की नंबरिंग होती है। आज तक जो सबसे खतरनाक जलजला आया है वो मेरा ख्याल से 9.6 गया था, इससे ऊपर नहीं गया। ठीक है, 9.5 या 9.6 था। उसके बाद अगली हेडिंग क्या कह रही है कि एग्जाम्पल्स देते हैं। एक तो आपको पाकिस्तान की याद होगी, 8 अक्टूबर वाली। उसमें जो रेक्टर स्केल की शिद्दत थी 7.6 थी। कैन यू इमेजिन 7.6 पे
पूरा केपीके हिल गया था। इसी तरह 2008 में एक आया था सियाचिन में। सियाचिन पता है ना? सियाचिन में आया आपके पास 8 का। और इसी तरह एक दफा चिली में आया था। चिली में आया था 9.5 का। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। हेडिंग डाली और लिखना शुरू हो गए। अच्छा, ये हो गया मामला। ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे करनी है? अच्छा, तुम अब थोड़ा सा आप भी ऐड करो इसके अंदर। अक्सा, अमरीन, आप भी ऐड करो कि अब अर्थक्वेक तो आएगा, वो तो पता है। मैनेजमेंट कैसे करें? जी। प्रिकॉशनरी मेजर्स गुड, स्ट्रेंथन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सही है ये बात है आपकी। जब मैं कोई चीज आपको कहता हूँ ना कि रिकमेंडेशन दे या मेजर लेना में, एक बिफोर, एक आफ्टर। ठीक है बेटा। पहले मैं ये कर सकता हूँ, मैं रिस्क असेसमेंट कर लूं। रिस्क को ऐसे असेस किया जाता है, मिसाल के तौर पे इस एरिया को हिस्टोरिकली देखा जाता है कि पहले कितने जलजले आ चुके हैं, समुंदर पास है नहीं है, छोटे डायनामाइट ब्लास्ट पे कुछ होता है यहाँ पे या नहीं होता। तो हम रिस्क असेसमेंट पहले करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं। कि जलजले से पहले लोगों को पता हो। ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग टाइप जो है, हम वो अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं। इसकी जो मिसाल है ना, जो केस स्टडी आप डालोगे, वो आप जापान की डालोगे। जापान में क्या हो रहा है? उन्होंने घर जो बनाए हुए हैं, मूवेबल बनाए हुए हैं, लकड़ी के बनाए हुए हैं। ठीक है। और वहां पे जलजला आने के बाद जो रिस्पॉन्स टाइम है वो विद इन आवर्स है। ये फौरन से मदद पहुंच जाती है। दे आर यूज टू। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये देखें बेटा कि एक सवाल करने के लिए आपको हेडिंग्स में जाना है, और जितनी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो वो डिटेल्स आपने ऐड करनी है। मुझे बताएं, कोई पूछना है इसमें? जनरल साइंस एबिलिटी में ना कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। जैसे आप कहोगे सर पूरा प्रॉपरली बैठ के समझाया जाए डायग्राम से, नहीं बेटा। ये एंड में याद ही करना है आपने। बस आपको इतना पता हो कि यार मैं जो कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, इसका ये मतलब है बस। ठीक है, आगे चले। डायग्राम भी लाजमी बनती है इन सवालों में। जी। कोई सवाल है तो पूछें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बा क्लियर हो रहा है बेटा?
ओके। सिमिलरली पास्ट पेपर में वॉल्केनो से रिलेटेड सवाल आया हुआ है। वॉल्केनो आपको पता होगा क्या होता है वॉल्केनो? लावा भी कहते हैं मेरे ख्याल से, या अगर कोई और नाम है तो मुझे बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए उसे। नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है एक रॉक है, पहाड़ है, उसके अंदर एक लावा है, गरम लावा, वो पक रहा होता है। ये मैं आम लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। फिर जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है ना, जलजला आया, लिमिट पूरी हुई, वो बाहर आ जाता है। अब जब ये लिक्विड बाहर आता है, गरम लिक्विड, तो ये आग लगा देता है हर जगह पे। पाकिस्तान में ऐसे केसेस नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में ज्यादा है वॉल्केनोज। ठीक है, आपके दो किस्म के वॉल्केनोज होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है डोरमेंट। और भी नाम है इसके, लेकिन अभी फिलहाल आसान के लिए बता रहा हूं मैं। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? ऐसे ही है अमरीन, ऐसे ही है। देखो, वन पेपर में अगर वो ये बता दे कि मैं वॉल्केनो से सवाल पूछूंगा, तो एक बेवकूफ बच्चा क्या पढ़ के जाएगा? तो वॉल्केनो होता क्या है। समझदार जो होगा ना, वो ये पढ़ के जाएगा क्यों वॉल्केनो बनता है, कैसे फटता है, कितनी टाइप्स होती हैं, कैसे मेजर की जाती है इसकी इंटेंसिटी, दुनिया में बड़े बड़े वॉल्केनोज किधर है, और वॉल्केनोज को रोका कैसे जा सकता है। जब आप पूरा पढ़ के जाओगे तो आपको मसला ही नहीं होगा। ठीक। क्या बताया मैंने ऊपर? बेटा सोलर सिस्टम पेपर में आया हुआ है। अभी मैंने सोलर सिस्टम शुरू ही नहीं कराया। मैंने पहले अर्थक्वेक करवाया, अब मैं करवा रहा हूँ वोल्केनो। ये सवाल जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ कि इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वोल्केनो में भी डेफिनेशन आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी, काइंड या टाइप्स। नहीं नहीं, हर जगह से बनता है सवाल बेटा। काइंड या टाइप्स आ गई, कॉजेस आ गई, इम्पैक्ट्स आ गए, रिकमेंडेशन आ गई। एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कोई इशू आएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आए, इशू से मुराद प्रॉब्लम। भाई वॉल्केनो जो है एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक एक प्रॉब्लम है। उसकी ये तीन डायमेंशन तो लाजमी करनी है। क्या क्या? कैसे होता है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक कैसे होगा। तीन बातें हो गई। एक डेफिनेशन, चार हो गई। एक आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, एक डायग्राम हो गई, ये मेन हो गई। उसके बाद अगर काइंड मिले, टाइप्स मिले, तो वो डाल देना। ठीक है अमरीन, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा, बने बनाई सारी चीजें मिल जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनाब, उसके बाद एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब ये हमारा तीसरा चल रहा है सवाल। जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे, और वही आपका टेस्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो पूछ ले व्हाट्सएप पे। अब ये टॉपिक है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पहले तो मुझे बताएं कि आपको बेसिक फर्क पता है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क क्या होता है? जल्दी से बताएं, अभी टाइम है हमारे पास, हम एक टॉपिक और कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे 5 टॉपिक्स हो जाए। जी, तो क्या फर्क है, रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है?
देखो, रोटेशन का मतलब होता है स्पिन होना अपने एक्सिस पे। मिसाल के तौर पे अर्थ का एक्सिस है, अर्थ अगर घूम रही है ना, इधर से उधर इधर से उधर, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है। और अगर अर्थ सूरज के गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है। तो रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? जो सन को सर्कल करती है, ये रेवोल्यूशन है। और रोटेशन क्या है? अपने एक्सिस पे घूमना। अब इससे होता क्या है, जब एक दफा रोटेशन हुई तो उससे आपके पास दिन चेंज होता है। ये 24 घंटे वाला जो मामला है ना, दिन और रात वाला, ये किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से। ठीक है। अच्छा, ये घूमता कैसे है? इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? वेस्ट टू ईस्ट होती है, याद रखना। यानी वेस्ट ये रहा ना, ऐसे घूमता ही है। अर्थ आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है। क्लॉकवाइज से क्या मुराद है? क्लॉकवाइज से मुराद होता है जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक यूं चलती है। लेकिन अर्थ कैसे चलती है? अर्थ अपोजिट चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी सवाल पेपर में पूछता है। अच्छा, अर्थ की रोटेशन से क्या होता है? ये जो हवा तेज चलती है, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से। जो समुद्र में लहरें बनती हैं, वो भी उसी की वजह से। और इक्वेटर पे जो है, इसकी स्पीड जो होती है 1000 mph होती है। ठीक है। ये सब सिर्फ किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। तो रोटेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, टाइम पीरियड आएगा, अर्थ कैसे घूमती है, और उसकी वजह से होता क्या है। आपने एक बात नोट की होगी, कभी अगर आप समुंदर पे जाएं, खैर हम कराची वाले तो जाते रहते हैं, लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी कि समुंदर जो है वो चांद के हिसाब से चलता है। ठीक है। समुंदर की जो लहरें हैं, वो चांद और सूरज के हिसाब से चल रही होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है। जब आप दोपहर या सुबह के टाइम पे जाते हो ना, समुंदर चढ़ा हुआ होता है, पानी बहुत होता है। रात को आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पीछे चला जाता है, फिर जैसे सुबह होगी फिर वो वापस आ जाएगा। तो ये किस वजह से हो रही है? लहरें किस वजह से बन रही है? अर्थ की मूवमेंट की वजह से। ठीक है। अब पेपर में एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं ये बातें, और थ्योरी में तो पूछेगा। मुझे बताइए, क्लियर हो गया रोटेशन का कॉन्सेप्ट, या कोई एम्बिग्यूटी है तो पूछ लें। क्लियर हो गया, गुड। ओके। अब रेवोल्यूशन से क्या होता है? रेवोल्यूशन से ये होता है, पूरा साल चेंज होता है। सूरज के गिर्द जब अर्थ घूमती है तो तकरीबन 365 डेज लगते हैं, बल्कि 0.5 नहीं लगता है, लेकिन उसको हम नया साल काउंट करते हैं। तो 365 दिन का जो चक्कर है, इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। रेवोल्यूशन में सीजन बनते हैं। कितने सीजन है हमारे पास वैसे? बच्चों, बेसिक नॉलेज तो होगी इतनी। कितने सीजन है? 4, गुड। तो ये 4 सीजन ना रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं। ठीक है। और जब अर्थ घूम रही होती है, तो ये जो चांद गिरन होता है, सूरज गिरन होता है, जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ डेट्स भी आती हैं, जैसे 21 मार्च हो गई, 22 दिसंबर हो गई। ये सुनी भी होंगी आपने। हो सकता है डेट में गलत बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ है कि बड़ा दिन, या बोला जाता है ना, आज की रात जो है छोटी है, दिन लंबा हो गया। ये सब जो है रेवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात?
ये मेरे पास सारे डिफरेंसेस बने हुए हैं। आपको इंशाल्लाह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा। बस आपने पढ़ना है और उसको अपना बनाना है। ठीक है, सारे डिफरेंसेस वगैरह। आगे बढ़े बेटा। 4 सवाल हो गए आज के। एक पांचवा करते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट है। बचपन से घिसा पिटा एक सवाल। वो क्या है? वो पूछता है इक्लिप्स। सही है। ये मैंने भी पेपर में अटेम्प्ट किया है। अभी जो मैंने अटेम्प्ट दी थी, इत्तेफाकन उसमें आया हुआ था, और मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था इसको। तो अब इक्लिप्स जो है, उसमें एक ही सवाल है कि डिफाइन सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। अब मुझे बताएं, सवाल आपने पहले पढ़ा है कभी छोटी क्लासेस में? छोटी क्लासेस में सूरज गिरन, चांद गिरन। सबसे पहले क्या करना है, अगर ये सवाल आए तो इक्लिप्स की डेफिनेशन दो। कि भाई ये तीनों जो ऑब्जेक्ट है ना, मून, सन और अर्थ, ये घूम रहे होते हैं किसमें? एक लाइन में। ठीक है। जब कोई किसी के बीच में आता है तो इक्लिप्स हो जाता है वो। ठीक है। फिर आप हेडिंग लगाओगे सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूरज गिरहण। सूरज गिरहण की डेफिनेशन दोगे कि भाई क्या होता है। उसके बाद डायग्राम। डायग्राम अच्छी बनानी है इसमें, यानी आप बकायदा कंपास या कोई गोल ढक्कन इस्तेमाल करो, जिसमें आपको ये बताना होगा। ये तो मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूँ आपके लिए, कि मिसाल के तौर पे अर्थ से, या सन है ये, बीच में मून आ गया, ये अर्थ है। सन से जो डायरेक्ट रोशनी अर्थ तक आ रही है, उसके बीच में मून आ गया, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइट कम पहुंच रही है। तो ये ग्रहण हो गया हमारे लिए। बस आपने इस सवाल में डायग्राम बनानी है और डेफिनेशन देनी है बेटा। बस कंप्लीट हो जाएगा ये। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स हो गया। ठीक है। इसी तरीके से साइक्लोन और हरिकेन्स हैं, टोर्नेडोज हैं, ये सब एक एक पैराग्राफ है। साइक्लोन्स क्या होते हैं, हरिकेन्स क्या होते हैं, ये भी मैं भेज देता हूँ। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता दें कि सर मुझे टॉर्नेडो समझ नहीं आ रहा, वो मैं आपको ऑडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ज्यादा टॉपिक्स होंगे तो वो बीच में क्लास रख के हम फिजिकल साइंसेस को कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। अभी कोई सवाल रिलेटेड टू दीज 4 और 5 टॉपिक्स? अपनी एक आदत बनाओ, जिस भी चीज के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वन पेपर, चाहे पीएमएस, चाहे सीएसएस, चाहे सीसी, हमेशा सिलेबस अपने पास रखो। मिसाल के तौर पे सिलेबस है, हमने क्लास शुरू करने से पहले देखा था। बेटा मेरी एक आदत है, मैं चीजों को रेलिवेंट पढ़ाता हूँ। अब यहाँ देखें, क्या है अर्थक्वेक? अच्छा सर हमने पढ़ लिया। वोल्केनिक इरप्शन? जी सर हमने देख ली। अच्छा सर इन दो के बाद आपने थोड़ा हमें ना सोलर और लूनर इक्लिप्स का बताया था। सर आपने ना रोटेशन रेवोल्यूशन भी करवा दी, जिसकी वजह से हमें वेदर का पता चल गया। ठीक है। अच्छा ये वाले टॉपिक्स आपके कवर होगा, ये मैंने करवा दिए। अब आपने बोला सर हमें कुछ कुछ समझ आ गई, तो ये जो ड्रॉट है, ड्रॉट का मतलब क्या होता है? कहत साली। नहीं, डायग्राम लाजमी बनेगी एक्सरसाइज में, वो बोलेगा थोड़ी। ये जो 5 नंबर का सवाल है ना, जनरल साइंस एबिलिटी में, वो तुमसे तुम्हारी पूरी नॉलेज डिमांड करता है। डायग्राम भी बनाओगे,
कोटेशन भी दोगे, फैक्ट एंड फिगर भी दोगे, सारी चीजें दोगे। ठीक है। अच्छा जी, ड्रॉट का मतलब है कहत साली। अब कहत साली क्या है, क्यों है, क्या इम्पैक्ट है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी समझाने की मैं समझा दूंगा। वाइल्ड फायर भी इसी तरह है, अर्बन फायर है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है। ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम अगर सिर्फ गूगल कर लो तुम्हें समझ में आ जाएंगे, ऑल दो ये पेपर में नहीं आए हुए। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखे हुए एंटीबायोटिक्स, मतलब ये पढ़ना एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, फिर पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं। तो अगर ये डेटा मिल जाए, आप इसको रीड कर लें, मोर देन इनफ। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं समझ में आए, नहीं हो रहा, तो मैं एक और फिजिकल साइंस की क्लास रखूंगा, मजीद 4-5 सवाल करवा दूंगा। तो इस तरह से आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पूरा हो जाएगा, यानी फिजिकल साइंसेस पूरा हो जाएगा। सही है। जिसका साइंस का बैकग्राउंड है वो लाजमी करे इस पेपर को अच्छा। और जिस बच्चे का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, इवन उसे ये नहीं पता कि जोलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है, या उसने इंजीनियरिंग नहीं की हुई, या मेडिकल नहीं किया हुआ, फिर उसके लिए एक अलग स्कीम है। उसको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि यार इतना कर लो कि बस 20 नंबर निकाल लो। यार देखें, अक्सा आपने क्या पढ़ा है, साइंस पढ़ी है, तूबा आपने क्या पढ़ा है, और अमरीन है, गुलाम बलोच, आप बताएं, आप में से साइंस पढ़ी है आप लोगों ने? मैट्रिक तक तो पढ़ी होगी। चलो यस, साइंस पढ़ी है, ओके ओके। मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ भाई, हमने इंटर में भी साइंस पढ़ी, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी, एफएससी तक पढ़ी है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। ठीक है। आपको ये पता है ह्यूमिडिटी क्या होती है, घर में भी हम बोल रहे होते हैं आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इसी तरह हमें पता है एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या चीज है, प्लास्टिक्स का क्या यूजेज है हमारे पास। हम बिल्कुल जीरो नहीं है। तो आज जितना बच्चा क्लास में बैठा हुआ है उसके लिए फिजिकल साइंसेज इशू नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि हर टॉपिक में डेफिनेशन, टाइप्स, डायग्राम, कॉजेज, इम्पैक्ट, रिकमेंडेशन, सब कुछ आएगा। इस पेपर को ऐसे लो कि पहली और आखिरी बार देने जा रहे हैं, तो जितना मुझे पता है वो मैं सब लिख दूंगा इसमें। ठीक है। और कम से कम इसकी लेंथ 1 पेज प्लस होती है। अगर एक सवाल आ गया मेरे पास, डिफाइन सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको खींचूंगा थोड़ा। पहले मैं इक्लिप्स की डेफिनेशन दूंगा, फिर बताऊंगा और कितने किस्म के इक्लिप्स होते हैं, फिर हेडिंग डालूंगा लूनर इक्लिप्स, उसकी बड़ी डायग्राम बनाऊंगा एक, फिर डायग्राम को डिफाइन करूंगा, नेक्स्ट पे हेडिंग डालूंगा सोलर इक्लिप्स, फिर सोलर इक्लिप्स को डिफाइन करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम जगह भी खाते जाएं। 1 से 1.5 पेज का एक जवाब होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि साइंस है, कम लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर नंबर दे देगा, यकीन करो फेल कर देगा तुम्हें। ठीक है। चले जी, लास्ट 1 मिनट है। अगर किसी का कोई सवाल है वो मुझे ऑडियो बना के भेज दे, आज रात को प्रॉपरली बने हुए नोट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।